Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello students, how are you? Myself Himanshu and welcome you all to my YouTube channel Himanshu Arya tutorial. आज इस वीडियो में हम लोग देखो एक्चुअली हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन का हमने पहला पार्ट देख लिया था। आज सेल मेम्ब्रेन का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, यानी चीज़ों का जो मूवमेंट हो रहा है ना, the movement of different substances that are taking place across the membrane। आज हम उसी को देखने वाले हैं, यानी बेसिकली हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आ रहा समझ में? अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ना वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सीधा से याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ एनर्जी लगता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जहाँ एनर्जी नहीं लगता है। देखो सबसे पहला पॉइंट है इट रिक्वायर्स एनर्जी, क्लियर है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर्स एनर्जी। ये एनर्जी चाहिए इसे एनर्जी नहीं चाहिए, क्लियर है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ना इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, इसको समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा, आप पहले इसे देख लो एक बार, इसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्या दे रखा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ भी होता है और उसके अगेंस्ट भी होता है, यानी उसके खिलाफ भी चलता है। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये चीज क्या है, ठीक है। और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखें तो ये हमेशा और हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑलवेज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको समझोगे, देखो इस पॉइंट को समझ लेना तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मैं देख रहा हूँ। देखो क्या है ना कि यहाँ बीच में ऐसे मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर ए है इधर बी है, ठीक है ना। अब चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो ए के साइड में क्या है, किसी भी सब्सटेंस का 100 मॉलिक्यूल है और इधर क्या है तो 0 मॉलिक्यूल है। आ रहा समझ में? अब देखो कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे ना एक तरह से डिफरेंस समझ सकते हो। तो डिफरेंस क्या है, तो 100 का डिफरेंस, यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन तो इधर है। तो देखो यहाँ क्या होगा ना कि चीजों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। देखो एरो देखना, ए से बी की ओर चीजों का मूवमेंट शुरू हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो ये मूवमेंट जब शुरू होगा तो ये 100 से हो जाएगा 99 और ये 0 से 1 हो जाएगा। अभी और भी मूवमेंट होगा, ये 98 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही करते करते ये कब तक चलेगा, तो 50 और 50 पे आ गया यहाँ पे। अब 50-50 पे आने का मतलब हुआ यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, सेम। अब क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट यहाँ पे है ही नहीं अब, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया है। आ रहा समझ में? लेकिन अभी भी अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अभी भी ये प्रोसेस चल सकता है ट्रांसपोर्ट का, यानी फ्रॉम ए टू बी अभी भी चल सकता है, यानी स्टील ट्रांसपोर्ट गोज ऑन। और ये 50 से इस बार हो जाएगा 49 और ये 50 से हो जाएगा 51, फिर ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 52। समझ में आ रहा है ना? ये 0 तक जा सकता है और ये 100 तक जा सकता है, क्लियर है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ये 100 तक जा सकता है, क्लियर है। और ये कहां तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है। तो देख लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ तो चला ही, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी चला। आराम समझ में? अब ये देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चला क्यों, क्योंकि यहाँ एनर्जी यूज हो रहा है, और एनर्जी जब यूज होता है ना तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे घर के ऊपर छत पे टंकी होता है पानी वाला, वाटर टैंक। तो वाटर टैंक में पानी है, ठीक है, नीचे उसका वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू हमारे घर पे है, किचन में है, सब जगह है। अब वहां से नल खोलते हैं, आराम से पानी आ जाता है। क्या ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए हमें बार बार मोटर ऑन करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन उस टैंक को भरने के लिए तो मोटर ऑन करना पड़ता है ना। अब देखो उस टैंक को भर रहे हैं, वो क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही तो जा रहे हैं हम लोग, यानी एक तरह से देखा जाए तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसीलिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा फोर्स वो हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स होते हैं वो अपना मैकेनिकल एनर्जी का फोर्स लगाता है, क्लियर है ना।
तो वहां पे वो ऊपर तक उसे पहुंचा सकता है। उसी तरीके से यहाँ जब एनर्जी यूज हुआ है तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी चल सकता है। लेकिन वही अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो देखो इस केस में क्या होता, मान लो फिर से ये 100 मॉलिक्यूल है और इधर 0 मॉलिक्यूल है, ये बी है ये ए है, ए से बी मूवमेंट तो शुरू हो गया, दिख नहीं रहा आपको क्या, चलो इधर हो जाता हूं मैं, ए से बी मूवमेंट तो शुरू हो गया, ये यहाँ पे 99 हो गया, ये 1 हो गया, इसी तरीके से मूवमेंट चलते चलते 50 और 50 पे आके और यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट स्टॉप, इसके आगे मूवमेंट होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव में एनर्जी लगता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ भी हो सकता है और अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट, ए मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट, याद रखोगे, और यहाँ मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, देखो। लेकिन फिर आप सोचोगे सर फिर आपने यहाँ पे हेडिंग क्यों डाला है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो देखो यहाँ हम बेसिकली पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे डिफ्यूजन आ जाते हैं, वैसे यहाँ तो जो हम पढ़ेंगे ना सेल में, वहां तो मेम्ब्रेन होगा ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि यहाँ मेम्ब्रेन नहीं भी होगा तब भी हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन की बात कर लो आप, वहाँ मेम्ब्रेन कहीं जरूरी नहीं है नॉर्मल केस में, क्योंकि डिफ्यूजन ना आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वहां कौन सा मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मैंने अगरबत्ती जलाया, वहां तक स्मेल जा रहा है, बीच में कौन सा मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं है ना। तो दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां इंटरमिक्सिंग हो जाती है, बिल्कुल पढ़ेंगे, डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका रोल भी पढ़ेंगे। ये समझ गया। आगे देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सोडियम पोटेशियम पंप है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें इसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन जब मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेकेंड चैप्टर में टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में न्यूरॉन, एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन जब पढ़ाऊंगा, जो कि उस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी सेकेंड चैप्टर का सबसे लास्ट दिन जो होगा, वहां पे मैं सोडियम पोटेशियम पंप जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसे वहीं के लिए रखो, है ना। और ऐसा मत सोचो कि मैंने बोल दिया तो भूल जाऊंगा, मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स के नाम जरूर भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे क्या पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, वो चीज मुझे याद रहता है, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे, तो इसे मैं वहीं पे बताऊंगा, फिलहाल इसे मैं चर्चा, इसका मैं बिल्कुल भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन तक नहीं दूंगा, ठीक है। आगे देखो साइटोसिस, साइटोसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। साइटोसिस अभी जस्ट इसके बाद में बता रहा हूँ, आगे देखना यहाँ पे। ये इसके जो एग्जांपल है, ऑस्मोसिस बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन भी डिटेल में पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, भले ही आपको पता ना हो, ठीक है ना। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था, वहां जो एक्सटीरियर जो प्रोटीन थे, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन थे, जिसे मैं कैरियर प्रोटीन बोल रहा था, वो कर क्या रहा था, चीजों को अपने में वाइंड करके और अंदर की ओर ला रहा था, ऑटो वाला काम कर रहा था, याद करो, है ना, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो वही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इन दो चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, इसे अभी पढ़ा रहा हूं साइटोसिस को। सोडियम पोटेशियम पंप मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, इसे मैं बताऊंगा सेकेंड चैप्टर में, इसे जल्दी से आप नोट करो, फिर मैं मिलता हूँ साइटोसिस के साथ। तो देखोगे बच्चों, यहाँ बस एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, साइटोसिस पढ़ना। साइटोसिस हो क्या रहा है, तो देख लो। साइटोसिस एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, मैंने पीछे भी बता दिया है। साइटोसिस को हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो साइटोसिस देख रहे हैं, तो ध्यान से समझना, साइटोसिस एक ऐसा मूवमेंट होता है ना जिसमें चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है एक बल्क अमाउंट में, बल्क अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट में, आरन समझ में। सो देख लोगे यहाँ पे, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल मेम्ब्रेन तो आ ही रहा है, इन बल्क अमाउंट, बल्क अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट, एक बार में। ऑस्मोसिस में क्या होगा ना कि चीजों का मूवमेंट मॉलिक्यूल वाइज होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस इसके बाद पढ़ लेंगे हम, ठीक है। पहले साइटोसिस आ गया तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बल्क अमाउंट में होगा, एक बार में जाएगा सब, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बल्क ट्रांसपोर्ट के भी नाम से जानते हैं। अब देखो साइटोसिस के दो टाइप्स हो जाते हैं, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अगर चीजों का सब्सटेंस इनसाइड द सेल हो रहा है, बल्क में ही होगा, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो, है ना, बल्क में ही होगा। अचानक से लार्ज अमाउंट में अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर जाएगा। तो अगर अंदर की ओर जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस, क्लियर है ना। और अगर बाहर की ओर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, क्लियर है ना। ये जो मूवमेंट है ये कहाँ है, तो ये इनसाइड द सेल,
इनसाइड द सेल, और ये क्या है, तो ये आउट ऑफ द सेल, ये मूवमेंट क्या होगा, आउट ऑफ द सेल होगा या इनसाइड द सेल होगा। क्लियर है ना। अब देखो यहां समझोगे, इंडोसाइटोसिस में फिर से दो टाइप्स हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज फैगोसाइटोसिस एंड द सेकंड वन इज पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, देखो फैगोसाइटोसिस वर्ड जो है ना, यहाँ सॉलिड के लिए यूज होता है। अगर सॉलिड पार्टिकल है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोल रहे हैं। हाँ, सेल के अंदर ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल अगर सेल के अंदर इंजेस्ट हो रहा है, अगर इनगल्फ हो रहा है, तो उसे हम बोल रहे हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं, यानी क्या कर रहा है, सेल करके आ रहा है तो खाना खा रहा है, सिंपल सा देखे तो। फैगोसाइटोसिस के मदद से ही ना तुम्हारा आपको मतलब याद होगा, अमीबा के केस में जो फूड कैप्चर करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के केस में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर ना पैथोजेंस वगैरह जो मतलब इनगल्फ किया जाता है, फिर उसको लाइसोसोम के हेल्प से किल किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। आगे देखना, पाइनोसाइटोसिस लिक्विड के लिए यूज हो रहा है, अगर सेल में वाटर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, अगर ये ऑस्मोसिस होगा ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मान लो इधर वाटर है ढेर सारा, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल करके जाएगा, आराम समझ में। लेकिन अगर यही साइटोसिस होगा तो ये लिक्विड अचानक से पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट में जाएगा, बल्क में जाएगा। सो दिस इज साइटोसिस और ऑस्मोसिस में डिफरेंस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सेल ड्रिंकिंग हो गया। अब देखो सेल से कुछ भी बाहर निकल रहा है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसे सिंपली हम बोलते हैं ईफैगी, जिसे हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग। ये क्या हो रहा है, तो सेल से बाहर निकल रहा है, जो भी अनपचा चीज है ना वो वोमिट कर रहा है। वोमिट समझते हो ना, वोमिट कर देना, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखो यहाँ मैंने एक नोट लिखा है कि साइटोसिस कम्स अंडर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये नोट थोड़ी है, ये तो आपको पहले से पता है। यहाँ पे हमारा नोट तब बनेगा जब हम इसका कारण समझेंगे कि साइटोसिस आखिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता क्यों है। क्योंकि देखो यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइटोसिस को ना मैं यहाँ पे समझाऊंगा पहले एक डायग्राम से, ठीक है। यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, फिर इसका आंसर दूंगा मैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस कुछ भी हो, चाहे पाइनोसाइटोसिस हो चाहे फैगोसाइटोसिस हो, सभी चीजों को एक ही साथ समझेंगे हम लोग। देखना यहाँ पे है क्या कि सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, चलो इधर से दिखाते हैं, डायग्राम उधर जाएगा ना। तो इस तरीके से ना मान लो ऐसे सेल था, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ही हम देख रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मान लो इस सेल मेम्ब्रेन के पास ना एक ये देखो फूड आया, फूड है या पैथोजन है कुछ भी आप समझ लो, सॉलिड है या लिक्विड है कुछ भी आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक सॉलिड पार्टिकल है, चलो मान के चलते हैं। अब इसे अंदर जाना है तो ये साइटोसिस के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। अब साइटोसिस के थ्रू जाएगा तो इस समय देखो चेंजेस क्या क्या होंगे यहाँ पे, वो समझने की कोशिश करना। जैसे ये यहाँ पे आएगा ना इसके कांटेक्ट में, तो इसका जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे अंदर की ओर धंस जाएगा। अब अंदर की ओर जब धंस जाएगा तो ये जो पार्टिकल है ये इधर पहुंच गए, और समझ में, सेल के देखो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, इसके पार्टिकल्स थोड़े से यानी मेम्ब्रेन के साथ साथ, और यही चला जाएगा अंदर, फैगोसोम बना लेगा। ये देखो फैगोसाइटोसिस का केस है, सॉलिड है, सॉलिड, और ये जो मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत पार्ट, क्लियर है ना, साथ साथ में अंदर चला जाएगा, यानी ये, और ये मेम्ब्रेन फिर से वापस बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल सिंपल पढ़ना है। ये देखो ऐसे हो गया, अब ये पार्टिकल अंदर आ गया, आराम समझ में, ये क्या बन गया, फैगोसोम, ठीक है। उसी तरह से अगर पाइनोसाइटोसिस रहता तो पाइनोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फैगोसोम बन गया। अब देखो क्या होगा इसका, अगर मान लो ये कोई मान लो कोई पैथोजन था, क्लियर है ना, तो क्या करेगा, लाइसोसोम इसके साथ अटैच करेगा, फिर लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेशन के बाद जो कुछ भी बचेगा, जो कुछ भी बचेगा वो फिर से क्या होगा, यानी मान लो यहाँ पे थोड़े बहुत सब्सटेंस ऐसे बच गए डाइजेशन के बाद, तो इसका क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इस बार क्या होगा, फिर से मेम्ब्रेन ऐसे बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन बाहर की ओर इस तरीके से निकल जाएगा, और ये चीज क्या होगा, फिर से यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और फिर से ये क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा, और फिर से ये मेम्ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे पहले की तरह हो जाएगा। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल थे वो बाहर की ओर चला गया। तो देख लो, इसे फिर से एक बार बना देता हूं। यहाँ देख लो, ये सॉलिड पार्टिकल है। दूसरे स्टेज में देखो क्या हुआ, ये सॉलिड पार्टिकल था, यहाँ पे इस तरीके से
इनवेजिनेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन हुआ, ये पार्टिकल यहाँ आया और फाइनली क्या हुआ, तो ये पार्टिकल अंदर आ गया। क्लियर है ना। उसी तरह से इवेजिनेशन होगा तो बाहर निकल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे? क्या मैंने यहाँ कहीं भी एनर्जी का जिक्र किया कि यहाँ एनर्जी लग रहा है, यहाँ एनर्जी लग रहा है, कहीं भी एनर्जी लगा? नहीं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ हुआ? प्लस मैंने ये भी नहीं बात किया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज मैंने बात ही नहीं की। तो यहाँ पे एनर्जी लगा आखिर कहाँ? तो देखोगे ध्यान से, है ना, यही था क्वेश्चन और इसी का आंसर हम लिखेंगे नोट में। तो देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या उसका कोई स्ट्रक्चर हो, उसे चेंज करने में ना एनर्जी लगती ही लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पहुंचे ताकि मैं इसे डिनोट कर सकूं कि हाँ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए एनर्जी लगा मेरा, है ना। उस तरीके से इसका मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज किया, ये इनवेजिनेशन हुआ। इस इनवेजिनेशन के प्रोसेस में एनर्जी लगता है, यानी इनवेजिनेशन रिक्वायर्स एनर्जी। बस इसीलिए ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आ रहा है समझ में? तो क्या यहाँ पे देख लोगे ध्यान से कि साइटोसिस क्या है? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि क्या हो रहा है कि साइटोसिस के केस में क्या हो रहा है, इसके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। साइटोसिस कम्स अंडर एक्टिव ट्रांसपोर्ट because it includes change in structure of membrane which requires energy। अब देखो एनर्जी लग गया तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब बातें यहाँ पे क्लियर होगी पूरी की पूरी, ठीक है ना।